नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, दिल्ली पुलिस की भर्ती का नोटिस आ चुका है एसएससी की वेबसाइट पर। ये जो नोटिस है ये 50 पेज का है और इस नोटिस में जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, तो कृपया पूरी वीडियो देखिए और बगैर पूरी वीडियो देखे फॉर्म अप्लाई मत करना। होता क्या है कई बार कि बच्चे जो हैं मेहनत करेंगे, कई वर्ष खराब कर देंगे, लेकिन जब जानकारी की बात आती है, फॉर्म अप्लाई करने की बात आती है, तो उनको 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता और वो 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो होते हैं वो फिर पूरी ज़िंदगी को स्पॉइल करके रख देते हैं। तो इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से सुनिए, बड़े आराम से आपको हर चीज़ बताऊंगा स्टेप वाइज, ठीक है। उसके लिए मैंने पूरा नोटिस का मतलब पहले रीड किया, उसके बाद फिर जो भी पॉइंट थे मुझे बताने लायक लगे वो सारे आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, एक एक पॉइंट को, उसको देखे बगैर प्लीज अप्लाई मत करना। क्या होता है, कई बार ये होता है कि हमारी एक गलती हो जाती है अप्लाई करने में और उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या और कोई समस्या आ जाती है, तो उससे बचना है तो प्लीज हर चीज को देखिए, ओके। तो देखते हैं सर, पहली चीज देखिए, तो फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं आज से ही, यानी इनकी स्टार्ट डेट है 1/8/2020, ठीक है, और इनकी लास्ट डेट है 7 सितंबर 2020 तक, रात को 11:30 बजे तक। इसके बाद जो फी डिपॉजिट की डेट है वो 2-3 दिन ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, 9 तारीख तक, 10 तारीख तक, इस तरह का है सर। लेकिन मैं तो बार बार आपसे कहता हूं कि इस पर तो कभी ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जो करना है जल्दी करना है, 1-2 दिन के अंदर फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। लास्ट तक पहुंचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ओके। तो लास्ट डेट और वो हो गई शुरुआत में। दूसरा आता है सर, दूसरा फैक्ट है उम्र। उम्र जो है 18 से 25 साल है, सभी जानते हैं। लेकिन इसमें जो है, ये पिछली नोटिस में आ चुका है कि 18 से 25 होगी, लेकिन कब से मांगी गई है, तो उसके लिए मांगी गई है 1 जुलाई, याद रखना 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई 2020 को 18 साल पूरे हो चुके होने चाहिए, 25 कंप्लीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें ओबीसी 3 साल एक्स्ट्रा छूट है, एससी और एसटी 5 साल एक्स्ट्रा छूट है। एससी और एसटी को 5 साल छूट, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। क्लियर हो गया सर? ओके सर। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना सर, अगर हम इसकी बात करें तो 1 जुलाई 2020 को मांगी है, तो अगर किसी का नॉर्मल जनरल कैटेगरी में जो है 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 तक, 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 तक जन्म होना चाहिए, यानी ये दोनों डेट काउंट होंगी। अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 2002 से बाद हुआ है, यानी 2 तारीख या 3 तारीख को हुआ है, या क्या बोलते हैं उसके बाद हुआ है, 1 जुलाई से पहले नहीं हुआ है, तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है। यानी जिसका जन्म 1 जुलाई 2002 से बाद हुआ है, 2 जुलाई को हुआ है या 3 जुलाई को हुआ है या बाद में हुआ है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा, 2 जुलाई 1995 से पहले अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो 3 साल लगा सकते हैं सर। यानी अगर आपका जनरल ये है तो ओबीसी कब है? 2 जुलाई 1992, 3 साल एक्स्ट्रा लगा दीजिए। और एससी कब है? 2 जुलाई 1990। इनसे पहले ये ओबीसी, ये एससी और एसटी। ये डेट याद रखना सर, 2 जुलाई है आपकी कैलकुलेट होगी। इससे पहले अगर किसी का 2 जुलाई 1995 से पहले 1 जुलाई 1995 को हुआ तो वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। किसी का जून में हुआ है नहीं चलेगा, यहां पर इसमें जुलाई के बाद हुआ है तो नहीं चलेगा। ओके सर, समझ में आ गया होगा। तो एज समझ में आ गई, एज है 18 से 25। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए एक्स्ट्रा जो छूट है वो अलग है ही है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग छूट है,
स्पोर्ट पर्सन के लिए 5 साल की छूट एक्स्ट्रा है। वो सब आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं सर। आपको 18 से 25 मैं बता चुका हूं सर। इसके बाद आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है 10+2 नॉर्मल के लिए। अगर लेकिन दिल्ली पुलिस में किसी के माँ बाप हैं, यानी कि किसी के पेरेंट दिल्ली पुलिस में हैं, उन दिल्ली पुलिस वालों के जो बच्चे हैं उनके लिए 11th चल जाएगा सर। ठीक है, दिल्ली पुलिस के वाले जो स्टाफ है उनके बच्चों के लिए 11th है और बाकी सभी के लिए 10+2 है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी बहुत सारी चीज आती है सर। ठीक है, देखिए जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बात करेंगे, वहां पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो आपका मतलब आपका फॉर्म के लिए जो नोटिस आया है, इसके 50 नंबर पेज पर, लास्ट वाले पेज पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कोड दिए गए हैं। आप उस कोड को नोट कर लेना। नोटिस में सबसे लास्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कोड दिए गए हैं, आप उस कोड को नोट कर लेना जब आप फॉर्म भरना नहीं जाए। दूसरी बात, अगर किसी भाई ने मान लिया बीए कर रखी है तो वो बीए का कोड लगाएगा, 12th का नहीं लगाएगा। अगर बीए के बाद उसने एमए कर रखी है तो वो एमए का कोड लगाएगा। यानी कि जो आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उसको अप्लाई करना, छोटी को नहीं कि भैया 12वीं है तो 12वीं ही लिख दिया। अगर किसी ने 12th के बाद भी पढ़ाई कर रखी है तो उसको भी अप्लाई कीजिए। ठीक है सर, कोई डाउट तो नहीं सर। दूसरी बात सर, ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपकी जो है 7 सितंबर 2020 को कंप्लीट होनी चाहिए। यानी एज मांग रहे थे 1 जुलाई को, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब होनी चाहिए? लास्ट डेट पर। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, याद रखना। तो जिस दिन आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास 12th की का जो मतलब डिग्री है या 12th की जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। इसके बाद का कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर किसी को जो है 7 तारीख के 2 दिन 4 दिन बाद अगर वो पास माना जाता 12th में तो वो फाइनल के लिए मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकता इस फॉर्म के लिए। ये भी क्लियर हो गया सर। दूसरी बात भाई, हाँ जी, लाइसेंस की बात करते हैं। इसमें एक चाहिए लाइसेंस सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, याद रखना सर। ड्राइविंग लाइसेंस जिसे हम बोल रहे हैं LMV, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है भाई, बहुत सारे भाई इसमें। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये क्लियर कर लीजिए पहले। ओके, दूसरी बात, जो लाइसेंस चाहिए वो क्या कह रहा है कि या तो कार का हो या लिखा हुआ है बाइक का हो, या दोनों का हो, कार हो बाइक हो या दोनों का हो, इनमें से कम एक होना जरूरी है सर। इससे बड़ा अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, HMV बोलते हैं जिसको, वो भी चलेगा सर, लेकिन कार या बाइक का LMV कम से कम होना ही चाहिए। ओके, दूसरी बात, ये कब होना चाहिए? देखिए सर, इस नोटिस में जो लिखा हुआ है इसकी जरूरत पड़ेगी आपको फिजिकल के दौरान। कब जरूरत पड़ेगी? फिजिकल PE एंड MT, फिजिकल के जब दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी सर। आपको अभी कोई नंबर वगैरह नहीं लिखना इसका, लेकिन ध्यान से सुनना प्लीज इस बात को। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसको सुरक्षित रखिए अभी से। अगर लाइसेंस नहीं है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब उसके 18 साल उम्र हो चुकी है, तो वो फिजिकल का इंतजार मत कीजिए। अगर आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ तो उसको अप्लाई कर दीजिए, उसका प्रोसेस चला दीजिए। समझ में आ गया ना? जितना जल्दी बन जाए उतना फायदा है सर लाइसेंस का जो है। लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए। हाँ, ये पक्का है, अगर आपका अभी नहीं बना, 1 महीने 2 महीने नहीं बना, तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि फिजिकल पर चाहिएगा, ऐसा नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई ढील मत कीजिए प्लीज। समझ में आ गया? लाइसेंस भी क्लियर हो गया, क्योंकि कई भाई ऐसे हैं जिनका जो प्रोसेस में है लाइसेंस, तो वो घबरा रहे थे कि भाई हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उनको बड़े आराम से मौका मिल रहा है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें जो है इस बार NCC के लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अगर किसी के पास C सर्टिफिकेट है तो उसको 5% का मतलब टोटल का 5% वेटेज दिया जाएगा। B के लिए 3% और A के लिए कितना भैया? 2%। अब परसेंट भी नंबर भी उतने ही है क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, तो 5 नंबर C वाले के लिए एक्स्ट्रा माने जाएंगे, B के लिए 3 माने जाएंगे और A के लिए 2 नंबर एक्स्ट्रा माने जाएंगे।
जिन्होंने एनसीसी कर रखी है। लेकिन याद रखना, अगर एनसीसी वाले एक्स सर्विसमैन भी है तो उनको ये फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन का फायदा ले सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोटो। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फोटो वाला। जो है आपका जो फोटो है पुराना नहीं होना चाहिए। सही बात तो ये है कि नया फोटो होना चाहिए। फोटो जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहा ना कि आजकल बहुत सारे क्या करते हैं कि वो जो 20 रुपए में 20 बिन खींचते हैं उनको करवा लेते हैं सर। ऐसा फोटो मत करना, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फोटो जो होना चाहिए कलर होना चाहिए। पहली बात, रंगीन फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जब ये फोटो खिंचवाएं तो आपका चेहरा सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। आजकल जैसे वो अपना डीपी वगैरह लगाते हैं, स्टेटस पर लगाते हैं, वो पीठ दिखती है जिसमें ऐसे हाथ उठाकर स्टाइल मारते हैं, वो वाला फोटो मत लगा देना कि कभी पीठ से ही पहचाने कोई। ठीक है। तो आपका फेस फ्रंट फेस होना चाहिए। पहली चीज, तिरछा मतलब चेहरा इधर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, हल्का फुल्का हो सकता, लेकिन उसको प्लीज मत कीजिए, सामने रखिए। दूसरी बात, जब आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो चश्मे नहीं होने चाहिए। रंगीन चश्मे ब्लैक वगैरह जो होते हैं वो यूज नहीं करना सर। कलर फोटो करना, अच्छी क्वालिटी का करना है, चश्मे नहीं होने चाहिए। फोटो पर आज की डेट का मतलब जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो लिखी होनी चाहिए। नीचे एक पट्टी लग जाती है, वो आप चाहे तो प्लेट पर करा सकते हैं या फिर बाकी कंप्यूटर से भी करा सकते हैं। तो आज की डेट, वैसे अच्छा तो यही होता है कि स्लेट पर या किसी कागज पर लिखिए डेट को और यहाँ पर ऐसे पकड़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। तो आज की डेट लिखी होनी चाहिए। हालांकि ये 3 महीने पुराना भी चल सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो नए खिंचवाना है। ठीक है। दूसरी बात, जो ये फोटो है कम से कम इसकी 4 कॉपी बनवा लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ये जरूरत पड़ सकती है सर। ठीक है। दूसरा फोटो हो गया सर। इसके बाद आता है सर, इसके फीस की बात करते हैं सर। फीस 100 रुपये है, लेकिन 100 रुपये में जो SC ST OBC हैं, सॉरी SC ST OBC नहीं, SC है, ST है और महिला कैंडिडेट हैं, EWS है, उनको फीस नहीं देनी। EWS जानते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनको फीस नहीं देनी, उनके लिए 0 फीस है। जो फीस का भुगतान होगा 100 रुपये की फीस का भुगतान, वो आपके भीम UPI से हो सकता है, स्टेट बैंक से हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है। तो कई तरह के प्रोसेस है जिनमें फीस का भुगतान हो सकता है सर। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपने मान लिया 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 11 को आपने छोड़ दिया। अब इन 89 में से मान लिया आपके 85 सही हैं और 4 गलत हैं, तो अब 85 के 85 नंबर आपको मिल चुके हैं। लेकिन 4 सवालों पर, एक सवाल पर चौथाई कटेगा तो 4 पर कितने कट जाएंगे? 1 नंबर कट जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो आपके 85 नहीं 84 नंबर काउंट किए जाएंगे सर। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग ये है सर, ये भी इस बार लगा दी गई है सर। आगे बढ़ते हैं सर। आगे फिजिकल वगैरह में भी आएंगे, हम सब कुछ बता रहे हैं आपको। लेकिन एक चीज़ और सर, जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो सबसे बड़ी गलती होती है उस पर ध्यान देना सर। अब आपको जब आप फॉर्म भरने जाएं तो क्लियर करिए, ये चीज़ क्लियर कर लेना है कि आपको जो है, हाँ जी, जब आप फॉर्म भरने जाएं तो आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है। मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुनिए पहले। देखिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बहुत सारे भाई क्या करते हैं जिन्होंने अपना ईमेल आईडी नहीं बना रखा। तो अगर आपकी उम्र अभी 18 साल कंप्लीट हुई है, आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आगे से ध्यान रखना कि आपको हर फॉर्म में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे कहते हैं, उसी से जो मतलब आपके फॉर्म भर रहा होता है साइबर कैफे वाला, उससे कहते हैं भाई अपने आप कर दे, वो अपनी ईमेल आईडी डाल देता है, उसमें पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके लिए।
कई बार होता है कि आपको जरूरत है तो उसके पास से गुम हो गई, क्योंकि मान लिया उसने भैया 500 फॉर्म भरे या 500 फॉर्म अप्लाई करने में उसने उनमें से 150-200 बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी ईमेल आईडी दी है, तो उसकी सूचना वो किस किस को देगा, सोच कर देखिए थोड़ा। तो आपकी एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं बनाई है तो पर्सनल ईमेल आईडी बना लीजिए। ध्यान से सुनना, अब उस ईमेल आईडी का जो है आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, आदत डाल लीजिए, एक डायरी रखिए, उसमें आपकी ईमेल आईडी कौन सी है, उसका पासवर्ड क्या है, ये टाइम टाइम पर चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वो लिख कर रख लेना सर। ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड नोट कर लीजिए सर। ये फिर ये जो है पूरी जिंदगी आपको काम आना। पूरी जिंदगी का मतलब जब तक आप उस ईमेल आईडी को यूज करें, एक परमानेंट ईमेल आईडी रखिए। कुछ भी आप नेट पर कर रहे हैं उसी परमानेंट ईमेल आईडी का ही प्रयोग करना आपको। ओके, मोबाइल नंबर भी जरूरी है सर। एक ऐसा मोबाइल नंबर याद रखिए जिसको आपको आगे तक ले जाना है। आगे तक का मतलब कि देखिए अभी आपको भर्ती प्रोसेस चल रहा है, ऊपर वाले ने चाहा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो उस समय भी बहुत सारी डीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक मोबाइल नंबर ऐसा रखिए जिसमें आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर आए। कोई भी मैसेज आ रहा है आपके उसी मोबाइल नंबर पर आए। बहुत सारे क्या करते हैं कि एक मोबाइल नंबर रखा, 2 महीने चलाया, फिर गायब, वो भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा मोबाइल नंबर दिया था। फिर पड़ोसी का मैसेज आ गया, कुछ भी कोई भी सूचना है उसकी आ गई, खुद बैठे हुए हैं सर, यार हमारे पास तो मैसेज ही नहीं आया, अब मैसेज किसके फ़ोन पर देंगे वो भाई। तो इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके परमानेंट होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। याद रखना, फिक्स कर लीजिए कि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे इन्हीं नंबर और इसी ईमेल आईडी को ही देंगे और कोई नहीं देंगे सर। ठीक है, ओके सर। इसके बाद जब आप इस बार फॉर्म अप्लाई करने जाएं तो आपके पास आधार नंबर भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनके को आधार नंबर याद नहीं होता अपना। आधार कार्ड का नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये आपको भरना है सर उसमें। ठीक है, दूसरी बात, जब अब बहुत सारे कहेंगे जी हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं है, वैसे तो होना चाहिए यार, आप शिक्षित लोग हैं, आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। लेकिन बाई चांस नहीं है तो आपके जो पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी है, उनका जो नंबर है वो आपको भरना पड़ेगा, वही उस समय दिखाना भी पड़ेगा सर। ठीक है, तो कोशिश करना आधार नंबर आप लेकर जाएं। जब आप फॉर्म भरने जाएं, ध्यान से सुनना सर, फॉर्म भरने जाएं आपके पास ये तैयार होना चाहिए, ये तैयार होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। इससे अलग आपके पास जो है 10th, याद रखना 10th, जो 10th सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी निकाल लेना आप। 10वीं के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लेकर जरूर जाएं। क्यों लेकर जाएं? इसमें से आपको जरूरत पड़ने वाली है जब आप वहां पहुंचेंगे, तो इसमें से आपका 10वीं पास करने का कौन सा वर्ष है, आपका क्या रोल नंबर था, कौन सा बोर्ड था, उनकी जरूरत पड़ने वाली है। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माँ का नाम जो है इसी में से लिखा जाएगा सर। ठीक है, जिससे कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। याद रखना 10वीं का अप्लाई किया जाएगा, 12वीं में वाला नहीं चलता, 10वीं वाला चलता है सर, 10th वाला। ठीक है, एक बात और सर, इस बार बहुत अच्छा किया है एसएससी ने कि जब वो फॉर्म अप्लाई कराएंगे तो आपसे कोई भी जानकारी है, जैसे फादर नेम है, फादर्स नेम है, या आपका नाम है, ये 2 बार भरवाए। आपका मोबाइल नंबर है वो भी 2 बार भरवा रहा है, ज्यादातर चीजों को वो 2 बार भरवा रहा है सर। ठीक है, जिससे कि कहीं अगर गलती हो गई, बाई चांस टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो वो दोबारा से सही की जा सके। ठीक है, अब एक बात और सर, जब आप वहां फॉर्म भरेंगे तो आपकी ईमेल आईडी आएगी, ईमेल आईडी भरोगे तो उस पर एक ओटीपी आएगा। जब आप उस ओटीपी को डाल देंगे तो ही आपका फॉर्म आगे चलेगा। फिर आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जब आप उस ओटीपी को डाल देंगे तो फॉर्म आगे भरा जाएगा। तो इसमें याद रखना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसी समय आपके साथ, मोबाइल जो नंबर डाल रहे हो जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाए तो उस समय साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर पे मोबाइल रखा हुआ है, वो नहीं चलेगा सर। वो मतलब चालू कंडीशन में होना चाहिए, ईमेल आईडी और क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर भी, ओटीपी भी उसी समय आपको डालना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। एक बात और सर, जब आप फॉर्म डालने जा रहे हैं तो मैंने बताया कि आपको क्या ईमेल आईडी लिख कर ले जानी है, होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल एक्टिव होना चाहिए उसी समय। ठीक, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, आधार का नंबर होना चाहिए आपके पास, और पूरी डिटेल जो भी आपको जरूरत है पड़ेगी भरने की, वो सब तो रखनी ही रखनी है सर आपको। लेकिन एक बात और, बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है,
फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है कई बार। ठीक, ऐसी स्थिति में वो कहते हैं साइबर कैफे वाले से अपनी डिटेल लिख कर दे आते हैं कि भैया मेरी ये डिटेल है, इसको भर देना। प्लीज़ ये मत करना। जब आप फॉर्म भरवाएं तो उसके पास बैठकर फॉर्म अप्लाई कराएं। क्यों? क्योंकि अगर उसने सुबह से शाम तक 35 बच्चों के फॉर्म अप्लाई किए, अब देखिए जब एक ही चीज़ को वो बार बार कर रहे हैं तो दिमागी रूप से थक जाते हैं, तो उसमें एक चांस बन जाता है स्पेलिंग मिस्टेक होने का। कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है सर। इसीलिए आप खुद अपने सामने बैठकर फॉर्म भरवाएं। जब फॉर्म अप्लाई कराएं तो अपने सामने भरवाएं। जब वो पूरा भर दे, सबमिट करने से पहले एक बार पूरी डिटेल को, एक एक चीज़ को, स्पेशल रूप से रोल नंबर जैसे 10th का हो गया, आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह हो गई, इन सभी को एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है। एक बात और सर, एक और ध्यान रखना कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सिग्नेचर भी अपलोड किए जाएंगे। तो सिग्नेचर मैं पहली एक बार वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे भाइयों ने नहीं देखी हो। तो सिग्नेचर करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, मान लिया आपका नाम है सुमित, ठीक है, अब सुमित कुमार जो भी है, ऐसा नाम है आपका, तो आप इसका सिग्नेचर ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर इस टाइप के नहीं चलेंगे। याद रखना, आपको अब सिग्नेचर, आप उस लेवल पर आ चुके हैं कि एक फिक्स सिग्नेचर कर लेने चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने सिग्नेचर ही सेट नहीं कर पाए। याद रखना, अगर बहुत सारे सिग्नेचर की बजाय अपना नाम कैपिटल में लिख देते हैं तो ये फॉर्म रिजेक्ट होने के 99.999% चांस है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी सिग्नेचर के लिए अपना नाम पूरा नहीं लिखना चाहिए। पूरे का मतलब कैपिटल में नहीं, आप स्मॉल में लिख सकते हो। पहला एस कैपिटल लिखा, रनिंग हैंड में आप लिख सकते हैं, ये चल जाएगा। ठीक है। एक बात और, जरूरी नहीं कि आप नाम ऐसा दिखाएं, ऐसा लिखकर कुछ भी कर दीजिए जो आप दोबारा कर पाएं। ऐसा कोई भी सिग्नेचर कर सकते हैं, आप कैसा भी करिए सिग्नेचर, लेकिन ये मत करना सर, ऐसा करना जो दोबारा कर पाए आप, लेकिन कैपिटल में सिग्नेचर मत कर देना सर, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। दूसरा जो मैंने कहा डायरी बनाकर रख लीजिए, उस पर उसी टाइप के सिग्नेचर, पहले सिग्नेचर की प्रैक्टिस कीजिए रफ पर, एक सिग्नेचर डायरी में फिक्स कर लेना कि भाई आगे आने वाले टाइम में मैं इसी सिग्नेचर को यूज कर रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बार बार सिग्नेचर बदलते हैं और भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा सिग्नेचर किया था, वहाँ पर प्रॉब्लम भी आती है सर। ठीक है, ओके सर। इसके बाद ये सब हो चुका है सर आपका। हाँ जी, देखिए एक सर्टिफिकेट है ओबीसी, बहुत जरूरी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे कहते हैं जी कब का चाहिए, तो इस बार के नोटिस में ये नहीं दे रखा कि ओबीसी सर्टिफिकेट कब का चाहिए। वो कह रहे हैं कि भैया जब आप फिजिकल पर जाएंगे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चेक होगा। लेकिन देखिए उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अभी अगर आपके पास 1-2 महीने पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है, 3 महीने पुराना, तो उसको रखिए। लेकिन अगर इतना नहीं है तो अभी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, नया बनवा लीजिए सर। ठीक है, डोमिसाइल की बात नहीं है और किसी की बात नहीं है, ओबीसी सर्टिफिकेट नया जरूर बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्रीमी लेयर बदलती रहती है, तो इसलिए नया ओबीसी सर्टिफिकेट 2020 का होना जरूरी है आपके पास। अगर बहुत सारे, फिर एक और चीज़ आती है कि ऐसा हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में लंबा टाइम लग जाए। भाई अभी तो देखिए एग्जाम 27 नवंबर से बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कोरोना कंट्रोल नहीं आए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी पहुंच सकता है। वैसे उसके चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी पहुंच सकता है सर। लेकिन आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। टेस्ट होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर फिजिकल होगा। ऐसा भी हो सकता है 2021 के बाद लास्ट में आए। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना, एक सर्टिफिकेट अभी बनवाइए और एक सर्टिफिकेट तब बनवा लेना जब आपका फिजिकल आए। आपको लगे कि मेरा टेस्ट अच्छा गया है, फिजिकल जो होगा, तो उससे पहले लगभग 1 महीने पहले आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना सर। कई बार क्या होता है, वो तो एग्जामिनर तो बोल देते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं भाई ये नहीं चलेगा, उनका तो बोलना हो गया और आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया सर। इसीलिए आप हर तरह से तैयार रहिए। मैं हर तरह से तैयार रहने की बोल रहा हूँ सर। आपके पास अभी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे तब बनवाएंगे फिजिकल पर, तो वो तो कह देंगे भैया हमें तो तब का चाहिए जब आपने फॉर्म भरा था, तब थोड़ी था, फिर दिक्कत हो जाएगी सर। तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक नेशनल और एक कौन सा होता है सर, स्टेट। आपको नेशनल वाला चाहिए सर।
अब कैसे कंफ्यूज होंगे सर, जैसे यूपी में 2 बनते हैं और जो दूसरे स्टेट है वो भी चेक कर लेना किस तरह का बनता है। बस ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास जो है या जो बनवाने वाले हैं उसका परफॉर्मा में नीचे जो है ये लिखा रहना चाहिए 36012/22/93 एस्टेब्लिशमेंट ESTT और डेट लिखी रहनी चाहिए ऐसी 8/9/1993। ये बहुत जरूरी है सर। अगर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पर ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, एक नीचे लिस्ट होगी, इससे अलग अगर कुछ लिख रहा है तो समझ जाइए कि वो दूसरे टाइप का बन गया है। ठीक है, तो ये वाला अगर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा रहता है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर दी वैकेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह का, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो रहता है वो ही चलेगा और नहीं चलेगा। ये क्लियर है सर? ओके सर। इसके बाद बाकी फिजिकल वगैरह जानते हैं। एक और चीज़ है टैटू। देखिए सर, टैटू जो है, अगर आपके शरीर पर टैटू हैं तो छोटे वाले टैटू अलाउ है, लेकिन कुछ जगह पर जैसे हाथ पर यहाँ पर टैटू लिख देते हैं वो अलाउ है, लेकिन अगर बड़े टैटू है तो शायद अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास टैटू बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ टैटू मत बनवाइए और अपने छोटे भाइयों से बोलिए कि शरीर के किसी भी अंग पर कोई टैटू ना बनवाए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में टैटू को बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। ठीक है, तो टैटू अभी इन्होंने कहा कुछ अलाउ है, वो क्लियर नहीं है, उसके लिए पूरा नोटिस देखना होता है, पूरे अलाउ नहीं है सर। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है कि हाइट 170 चाहिए, महिलाओं के लिए 157, हाइट जो है 5 सेंटीमीटर एसटी के लिए छूट है। हाइट में 170 मेल के लिए है, 5 सेंटीमीटर की छूट है एसटी के लिए, 5 सेंटीमीटर की छूट है जो दिल्ली पुलिस के वाले हैं उनके बच्चों के लिए। ठीक है, और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है और SC ST के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है, SC और ST के लिए, और 5 सेंटीमीटर वहाँ भी दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों जो हैं उनके बच्चों के लिए, दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए वहाँ भी 5 सेंटीमीटर की छूट है सर। ठीक है भैया, ये हाइट हो गई है। और बाकी फिजिकल तो आप जानते ही हैं, 1600 मीटर दौड़ है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, वो तो क्लियर है ही है सर। अभी एक चीज़ और सर, कि जब ये फॉर्म भर रहे हैं सर, अब आपने फॉर्म अप्लाई किया, ध्यान से सुनना इस लास्ट चीज़ को, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पहले इसमें आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। याद रखना, हो सकता है SSC ऐसा करे कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो SSC में अप्लाई हो जाएगा, उसको बहुत ध्यान से करना। फिर दोबारा जब आप करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपकी पूरी डिटेल आ जाया करेगी। ध्यान से सुनना सर, एक बार आपने SSC में रजिस्ट्रेशन किया तो आपकी पूरी डिटेल उसमें सेव हो जाएगी SSC के पास, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर देगी SSC। क्या देगी? रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर देगी, और इस रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो पूरा प्रोसेस है इसकी आप फोटोकॉपी कर लेना, मतलब प्रिंट आउट निकाल लेना। आपका जो एप्लीकेशन भरा जाएगा उसकी भी आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। ये मत सोचना बाद में निकलवा लेंगे, तभी निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ध्यान से सुनना, अब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप इसको क्या कीजिए, आप इसको अपने मोबाइल में, आपका जो फ़ोन नंबर है उसमें आप लिखेंगे SSC रजिस्ट्रेशन, SSC रजिस्ट्रेशन करके एज ए कॉन्टैक्ट सेव कर लेना। जैसे आप फ़ोन नंबर सेव करते हैं, इसको सेव कर लेना। इसकी जो मतलब हार्ड कॉपी है, आपका प्रिंट आउट है, उसको घर पर सुरक्षित रख देना, हो सके तो 2 कॉपी करा के रख लेना इसको। ये आपको एक बात तक काम आएगा, पूरे फॉर्म की कॉपी, इसकी कॉपी जरूर करा लेना भाई। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए ही चाहिए आपको। कोई डाउट तो नहीं सर? अच्छा सर, हाँ जी। देखिए, मैं मोबाइल में इसलिए कह रहा हूं कि मोबाइल हमारे पास होता है तो उसमें लंबे टाइम तक आप चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। तो इसलिए मोबाइल में इनको सेव करने की आदत डालिए, हो सके तो फ़ोटो भी खींच लेना उसका। ठीक है, ओके सर। एक बात और सर, कि जो मैंने चीज़ें बताई, अगर इनसे अलग आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको मैसेज में दीजिए। मैं मैसेज का हो सकता रिप्लाई करूं, हो सकता नहीं करूं। अगर मुझे बहुत सारी क्वेरी मिलेंगी तो एक वीडियो और बना देंगे, अगर किसी क्वेरी से जुड़ी हुई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, आपको जो चीज़ें मैंने बताई है उन पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं आ रहा समझ में तो
क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, मुझे लगेगा कि मेरे से ये छूट गया है, तो मैं दोबारा नोटिस पढ़ूंगा और उसके बाद आपको मैं दूसरी वीडियो भी बनाकर दे सकता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक भाइयों, जय हिंद।